अनिरुद्ध और अर्शी के बीच एक चल क्या रहा है। एक तरफ तो शादी की शहनाइयां बजने को तैयार हैं और दूसरी तरफ शक, इल्जाम और इमोशंस का ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा कि पूछो ही मत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीषा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर। तो भैया, आज के एपिसोड ने तो वाकई में गर्मा गर्म जलेबी पर ठंडी ठंडी रबड़ी वाला काम कर दिया है। इतना मीठा और इतना तीखा एक साथ। आज हम करने वाले हैं झनक सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड का फुल टू डिटेल रिव्यू, जहां एक एक डायलॉग और एक एक सीन को खोलकर आपके सामने रख देंगे। तो कुर्सी की पैटी बांध लीजिए, क्योंकि इमोशंस का ये रोलर कोस्टर अब बस उड़ने ही वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारी प्यारी जनक की। बेचारी लड़की, एक तो किस्मत की मारी, ऊपर से ये शहर वाले बाबू यानी कि हमारे अनिरुद्ध जी। अरे भैया अनिरुद्ध बाबू, कभी तो लड़की को चैन की सांस लेने दिया करो। तो होता कुछ यूं है कि हमारी जनक अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। बेचारी गांव की सीधी साधी लड़की अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। और दूसरी तरफ कौन? जी हाँ, वही हमारे शहरी बाबू अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध तो भाई अपनी ही धुन में है। वो जनक को शहर आने के लिए बोलता है। शायद उसकी फिक्र हो रही होगी, या शायद कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है उसके दिमाग में, ये तो वही जाने। लेकिन जनक को ये बात ऐसी चुभती है जैसे किसी ने करेले का जूस पिला दिया हो। वो एकदम से भड़क जाती है और कहती है, शहरी बाबू, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं शहर नहीं आऊंगी। आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं गांव में पैदा हुई, मैं गांव में ही अपनी आगे की जिंदगी जी लूंगी। ओहो हो, क्या डायलॉग था। मतलब सीधा दिल पे लगा। झनक के इस जवाब से अनिरुद्ध के तो होश ही उड़ गए। वो बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया। वो सफाई देने की कोशिश करता है, झनक, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन हमारी झनक भी कहाँ कम है। उसने भी तय कर लिया है कि अब और इमोशनल अत्याचार नहीं सहेगी। वो सीधे कहती है, शहरी बाबू, अब क्या बोलें क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और फोन कट। वाह झनक वाह, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। लड़की ने दिखा दिया कि वो किसी के एहसानों के बोझ तले दबने वाली नहीं है। मनीषा, अब फोन तो कट गया, लेकिन दिल का कनेक्शन थोड़े ही कटता है। झनक उदास हो जाती है, हो भी क्यों ना। जिससे आप मन ही मन इतना कुछ मानते हो, उसकी एक बात भी तीर की तरह चुभती है। वो अपनी क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उधर अनिरुद्ध भी परेशान है। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। ये जो अनकहा सा रिश्ता है ना इन दोनों के बीच, यही तो इस सीरियल की जान है। झनक इमोशनल हो रही होती है कि तभी उसकी सहेलियां आ जाती हैं और शुरू हो जाती है छिड़खानी। क्या हुआ, क्या बोला शहरी बाबू ने? मुझे तो पहले ही पता था उसी का फोन है। अब झनक का तो मूड पहले से ही खराब था। वो चिढ़कर बोलती है, जब एग्जाम की बात हो रही है तो एग्जाम के बारे में ही बोलेंगे ना। तुम लोग अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन सहेलियां कहाँ मानने वाली थी। वो तो और मजे लेने लगती हैं। एक सहेली बोलती है, क्यों, परीक्षा तो होती रहेगी, पर शैली बाबू ने क्या बताया वो तो पता चलना चाहिए। वैसे भी हमारी जनक भी एक दिन पढ़ लिख कर शहरी मैडम बन जाएगी। शहरी बाबू की शहरी मैडम। हाँ, बच्चों की ये नोक झोंक भी कितनी प्यारी होती है ना। लेकिन जनक के मन में तो एक अलग ही तूफान चल रहा है। वो सोच रही है कि कैसे इन लोगों को सच बताए। क्या वो कभी उसकी सच्चाई समझ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो झनक को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। खैर, इमोशनल ड्रामा के बाद अब बारी आती है असली परीक्षा की। क्लास में मैम आती हैं और सब बच्चे एकदम अटेंशन मोड में आ जाते हैं। मैम सबको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि बैग और मोबाइल साइड में रख दो और अपने अपने रोल नंबर पर बैठ जाओ। झनक भी बाकी बच्चों के साथ अपनी जगह पर बैठ जाती है। मैम पेपर बांटना शुरू करती हैं। वो झनक के पास आकर पूछती हैं, झनक, अच्छे से तैयारी की है ना? झनक का जवाब देखिए कितना सच्चा और सीधा है। वो कहती है, देखती हूँ मैम, वो तो पेपर बताएगा। ये बात तो 16 आने सच है। तैयारी कितनी भी कर लो, असली परीक्षा तो पेपर के सामने ही होती है। मैम झनक को और बाकी बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी टिप देती हैं। वो कहती हैं, जो सवाल अच्छे से आ रहा है उसे पहले सॉल्व कर लो। जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करना, उसे बाद में देखना, वरना जो आता है वो भी छूट जाएगा। ये सलाह सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी है दोस्तों। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है पहले उन्हें संभालो, जो मुश्किल है उससे बाद में निपटेंगे। अब एग्जाम शुरू होता है। झनक की एक सहेली पीछे से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन झनक भी उसूलों की पक्की है। वो कहती है, मैम ने बोला ना जो पहले आ रहा है वो करने के लिए, इसका जवाब मैं बाद में बताती हूँ।
सही है जनक, नकल करना पाप है, नदी किनारे सांप है। हाँ। जनक अपना पेपर सॉल्व करने में लग जाती है। उसने वाकई बहुत मेहनत की है और वो बहुत अच्छे से अपना पेपर लिख रही होती है। कट टू बोस हाउस, अनिरुद्ध एंड अर्शीज फैमिली। अब जरा गांव से निकलकर शहर की चकाचौंध में चलते हैं, यानी कि बोस परिवार में। यहाँ का माहौल तो एकदम अलग है। यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच एंट्री होती है नीलू की, जो अपने साथ अर्शी को लेकर आई है। घर वाले नीलू को देखकर खुश हो जाते हैं, उसकी माँओं से गले लगा लेती है और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तभी नीलू एक सरप्राइज देती है और अर्शी को आगे करती है। वो कहती है कि मैं अदिति, यहाँ अदिति का मतलब अर्शी से है, कि घर गई थी तो सोचा इसे भी साथ ले आऊं। अब वैसे भी ऋषि से इसकी शादी होने वाली है तो इसका भी तो हक बनता है ना घर में सबका स्वागत करने का। घर वाले भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। तभी हमारे हीरो अनिरुद्ध की एंट्री होती है। वो नीलू को छेड़ते हुए कहता है, वाओ नीलू दी, क्या सरप्राइज है। वैसे मुझे लगा इतनी भारी आवाज किसकी आ रही है। इस पर नीलू भी अपने भाई को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ती और फिर वो अर्शी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देख मैंने किसे लाया है सरप्राइज में, अपनी होने वाली बीवी को देखकर खुशी नहीं हुई क्या। अब यहाँ सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अर्शी शर्मा जाती है, लेकिन अनिरुद्ध, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती जो एक होने वाले दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। वो बस फॉर्मेलिटी के लिए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं अर्शी से ऑलरेडी मिल चुका हूँ। अब यहाँ से कहानी एक सीरियस मोड़ लेती है। जेठू, जो शायद परिवार के सबसे समझदार सदस्य हैं, एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, कोई अर्शी से भी पूछेगा कि उसे शादी करनी है या नहीं, बस अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां बोले जा रहे हो। और ये बात बिल्कुल सही है। कल तक तो अर्शी शादी के लिए मना कर रही थी और आज अचानक हाँ कैसे हो गई। इस हाँ के पीछे क्या राज है। पुतुल, जो शायद अनिरुद्ध की कजिन है, वो भी इस बात को पकड़ लेती है। वो अर्शी से सीधे सीधे पूछती है, कल तुमने शादी के लिए मना किया था तो आज हाँ कैसे, हमें भी तो बताओ कि आखिर हुआ क्या। अब अर्शी के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो जो जवाब देती है उससे बोस परिवार में भूचाल आ जाता है। अर्शी कहती है, मैंने ना क्यों बोला था, ये घर में मौजूद सभी लोगों को पता है। किसी भी लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के साथ देखे। और ये कोई और लड़की कौन है, ये हम सब जानते हैं, जनक। अर्शी आगे कहती है, लेकिन अब हमने, यानी मैंने और अनिरुद्ध ने डिसाइड कर लिया है कि हम शादी करेंगे। इस पर पुतुल फिर एक सवाल दागती है, तो शादी की डेट वही रहेगी या बदलेगी। और अनिरुद्ध, तुमने बताया नहीं कि तुमने अर्शी से बात कर ली है। अनिरुद्ध इस सवाल पर एकदम डिफेंसिव हो जाता है। वो कहता है, कम ऑन पुतुल दी, ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगर उसे शादी करनी है तो हम कर लेंगे, नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई अनिरुद्ध बाबू, आप शादी कर रहे हैं या कोई बिजनेस डील, इतना कैजुअल एटीट्यूड। अब अर्शी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो बताती है कि उसे अनिरुद्ध के काम करने या किसी की मदद करने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके तरीकों से प्रॉब्लम है। और फिर वो उन तरीकों का खुलासा करती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अर्शी कहती है, जैसे वो उस लड़की को गाड़ी में बिठाना, बस से उतारकर फिर उसके घर ले जाना, उसके श्राद्ध के लिए रुकना और फिर उसके साथ रात बिताना। बूम! ये था आज का सबसे बड़ा धमाका। रेनू दीदी, जो शायद अनिरुद्ध की भाभी हैं, वो शौक में पूछती है, ये क्या बोल रही हो अनिरुद्ध, क्या ये सब हुआ। अनिरुद्ध फिर से अपनी सफाई देता है, दीदी एक कमरे में सोने का मतलब ये नहीं कि किसी के बीच कुछ हुआ है और मैंने अर्शी को सब क्लियर कर दिया है। लेकिन अर्शी का दर्द सिर्फ इतना नहीं है। वो कहती है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया अनिरुद्ध, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उन तरीकों का क्या जो मुझे दिन रात हर्ट करते हैं, मैं उनसे कैसे डील करूँ। इस पर अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है और वो एक ऐसे बात कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। वो कहता है, अर्शी, अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है और तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती तो रहने दो ये शादी, हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो कमाल का था। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन अर्शी, जो शायद अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है, वो इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं देना चाहती। वो कहती है, तुम सही कह रहे हो, रहने देते हैं, पर शादी करने के मेरे 2 कारण हैं। पहला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और दूसरा, हमने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। किसी तीसरी लड़की की वजह से हम अपने रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकते। वाह, अर्शी में दम तो है। इतनी बेइज्जती के बाद भी वो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अनिरुद्ध शादी के बाद जनक से अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेगा? क्या वो गाँव जाना बंद कर देगा? इस पर अनिरुद्ध का जवाब देखिए। वो कहता है, आई डोंट नो, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मैं तुमसे कोई झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकता।
मतलब अनिरुद्ध अभी भी जनक को लेकर क्लियर नहीं है। वो अर्शी को कोई अश्योरेंस नहीं देना चाहता। जेठू फिर से मामले को संभालने की कोशिश करते हैं। वो अर्शी और अनिरुद्ध दोनों को कहते हैं कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और फिर कोई फैसला लो। नीलू भी अपने भाई को समझाती है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि अर्शी जैसी लड़की उसे इतना प्यार करती है, और वो है कि एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है, नीलू दी, आपको कुछ नहीं पता तो प्लीज आप इंटरफियर मत कीजिए। बैक टू द विलेज, जनक's डिटीरियोरेटिंग हेल्थ। अब जरा वापस गांव चलते हैं, जहां हमारी जनक की हालत ठीक नहीं है। उसे तेज बुखार है। पराशर, जो शायद उसके पिता समान है, वो बहुत चिंतित हैं। वो कहते हैं, बिटिया, तुम्हारा बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। चलो शहर चलते हैं इलाज के लिए, नहीं तो दामाद बाबू को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी सखी काकी, जो जनक का बहुत ध्यान रखती हैं, खाना लेकर आती हैं। जनक उन्हें तकलीफ करने के लिए मना करती है, लेकिन सखी काकी का प्यार देखिए। वो कहती हैं, तू मेरी बेटी जैसी है, अगर मैंने इतना कर दिया तो क्या हो गया। ये सुनकर जनक इमोशनल हो जाती है और सखी काकी के गले लगकर रोने लगती है। ये सीन वाकई बहुत इमोशनल था दोस्तों। ये दिखाता है कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी प्यार के रिश्ते होते हैं। पराशर फिर से एग्जाम की चिंता जताते हैं, लेकिन जनक उन्हें बताती है कि उसने मैम से बात कर ली है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो बेड पर लेटकर भी परीक्षा दे सकती है, और अगर लिखने में तकलीफ हुई तो कोई और उसकी जगह लिख भी सकता है। ये सुनकर पराशर को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन वो फिर से दामाद बाबू को बुलाने की जिद करते हैं। जनक उन्हें साफ साफ मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि अनिरुद्ध की जिंदगी में और कोई परेशानी आए। तभी वीर मंगल, जो शायद गांव के ही कोई व्यक्ति हैं, आते हैं और बताते हैं कि आज तो जनक को चक्कर ही आ गया था, वो उसे ट्रैक्टर में बिठा के लाए हैं। ये सुनकर पराशर और भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, बिटिया, हम 24 घंटे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे। जनक सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो लोग ज्यादा सोच रहे हैं। वो सबसे कहती है कि उसे पढ़ने दे, नहीं तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगी। सखी काकी एंड जनक्स हार्ट टू हार्ट। सब लोग बाहर चले जाते हैं। सखी काकी अपने हाथों से जनक को खाना खिलाने लगती है, लेकिन जनक के मन में जो उथल पुथल चल रही है वो उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। सखी काकी उसकी परेशानी समझ जाती हैं और पूछती हैं, बेटा, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बता पा रही हो? और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा राज खुलता है। जनक की एक और मौसी, शायद सखी काकी की बहन, पूछती है, जनक, तू खुश तो है ना? तेरा पति तुझे प्यार तो करता है ना? और वो लड़की तुम दोनों की जिंदगी में क्या कर रही है? उसे निकाल फेंकू अपनी जिंदगी से। अब जनक के लिए सच छुपाना नामुमकिन हो जाता है, और वो जो सच बताती है वो सखी काकी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। जनक कहती है, मौसी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। वो अर्शी शहरी बाबू की होने वाली पत्नी है। समाज की नज़रों में, रिश्तेदारों की नज़रों में उनकी शादी उनसे होने वाली थी। ये सुनकर सखी काकी हैरान रह जाती है। झनक आगे बताती है कि कैसे गांव वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी अनिरुद्ध से करा दी, जिससे अर्शी का दिल टूट गया। सखी काकी ये सब सुनकर झनक को समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, झनक, तू पागल है। वो भूतकाल था, पास्ट था। अब तेरी शादी हो गई है, दूसरे के पतियों पर नजर रखना गलत बात है। पर झनक की दुविधा देखिए। वो कहती है, सखी काकी, ये सब कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। जो लड़की इतने सालों से किसी से प्यार कर रही हो, जिसे अपना पति मान चुकी हो, वो कैसे इतनी जल्दी सब कुछ भूल सकती है? और वो भी एक ऐसी शादी जो जबरदस्ती हुई हो। इस पर सखी काकी एक बहुत ही गहरी बात कहती है। वो कहती है, पर तू तो शहरी बाबू से प्यार करती है ना? मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तुझसे प्यार करते हैं। उनकी आंखों में तेरे लिए प्यार झलकता है। क्या सखी काकी की ये बात सच है? क्या अनिरुद्ध सच में झनक से प्यार करता है? ये सवाल अब और भी गहरा हो गया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड भावनाओं के एक ऐसे बवंडर पर खत्म हुआ है जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ झनक है जो अपने प्यार, अपनी पढ़ाई और अपनी बीमारी के बीच फंसी हुई है। वो अनिरुद्ध से दूर रहना चाहती है, लेकिन किस्मत उसे बार बार उसी के करीब ले आती है।
दूसरी तरफ अनिरुद्ध है, जो अर्शी और झनक के बीच पिस रहा है। वो अर्शी से शादी तो करना चाहता है, लेकिन झनक की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ना चाहता। उसका ये कन्फ्यूजन न सिर्फ उसकी, बल्कि 3 जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। और तीसरी तरफ है अर्शी, जो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन क्या उसका प्यार इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएगा? आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि जनक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे शहर के अस्पताल में एडमिट कराने की नौबत आ जाती है। क्या पराशर दामाद बाबू यानी अनिरुद्ध को इन्फॉर्म करेंगे? और अगर अनिरुद्ध को पता चला तो क्या वो अपनी शादी छोड़कर जनक के पास आएगा? दूसरी तरफ अनिरुद्ध के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। क्या अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो पाएगी, या फिर जनक की बीमारी इस शादी में कोई नया मोड़ लेकर आएगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा झनक का अगला एपिसोड। और हाँ, उसका रिव्यू देखने के लिए आपको आना होगा सिर्फ और सिर्फ मनीषा रिव्यू पर। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध को किसका साथ देना चाहिए, झनक का या अर्शी का? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मनीषा आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीरियल देखते रहिए। धन्यवाद।